बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम एम इंग्लिश पार्ट 1 क्लासिकल पोइट्री का जो पहला पेपर है उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जॉन डन। और जॉन डन से रिलेटेड जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है या मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं और मेटाफिज़िकल पोइट्री की जो जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो जो खसूसियात होती हैं, ये मेटाफिज़िकल पोइट्री होती क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और कौन कौन से पोइट्स जो हैं मेटाफिज़िकल पोइट्री में इन्वॉल्व रहे हैं, और फिर जो मेटाफिज़िकल पोइट्री के जो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू जॉन डन, हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये बारहा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेटाफिज़िकल पोइट्री का क्लासिकल पोइट्री के पेपर में। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको डिटेल से देखते हैं। बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पर लगा लीजिए। और स्टूडेंट्स इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने ये जो क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, तकरीबन ये 4 से 5 पेजेस पर मुश्तमिल ये क्वेश्चन है और इसका साथ आंसर भी है। मैं बहुत ही आसान ज़ुबान में आपके लिए ये क्वेश्चन लिख चुका हूँ और अब मैं इस वीडियो में इन तमाम मटेरियल को जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐड किया है, बहुत ही आसान सेंटेंसेस में है, मैं उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आपके साथ साथ इसके साथ साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन में आसानी रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए। स्टूडेंट्स हमने जॉन डन को देखना है कि एज ए मेटाफिज़िकल पोइट, कि जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोइट है और साथ ही साथ हम मेटाफिज़िकल पोइट्री को भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आप याद रखें कि मेटाफिज़िकल या मेटाफिज़िक्स जो है, ये मेटाफिज़िकल जो है ये 2 वर्ड से बना है। और द वर्ड मेटाफिज़िकल कह रहे हैं या मेटाफिज़िक्स कह रहे हैं, मेटाफिज़िकल इनफैक्ट ज़्यादा प्रॉपर होगा। द वर्ड मेटाफिज़िकल इज़ कंपाउंड वर्ड, ये एक कंपाउंड वर्ड है, यानी 2 लफ्ज़ों से बना हुआ है। मेटा का एक लफ्ज़ है विच मीन्स बियॉन्ड, और फिज़िक्स का मतलब होता है साइंस, यानी साइंस से बालातर, साइंस से परे, साइंस से हट कर। यानी इस मेटाफिज़िक्स का मतलब ये हो गया कि मेटाफिज़िक्स इज़ ए सब्जेक्ट विच डील्स विद दोज डाउटफुल आइडियाज़, जो दरअसल उन मशकूक आइडियाज़ के बारे में डील करता है या मशकूक आइडियाज़ को डील करता है जिसको साइंस ने अभी तक साबित नहीं किया। तो जिन चीज़ों को साइंस ने अभी तक साबित नहीं किया वो बियॉन्ड साइंस गिनी जाती हैं, मेटाफिज़िक्स गिनी जाती हैं। तो दैट्स वाई ये जो टर्म है ये इस तरह के पोइट्स के ऊपर जो है अप्लाई की गई। आगे चलकर जब मैं इनकी पोएम्स में से एग्जांपल्स दूंगा तो फिर आपको और भी बेहतर अंदाज से इसका पता चलेगा। थोड़ा सा इस मेटाफिज़िक्स वर्ड का इस पोइट्री पे जो रेलिवेंस है उसको देखते हैं। ये मैंने आपके लिए ये डेड लाइन जो लिखी है, ये डेड लाइन में मैंने इसको बताया कि मेटाफिज़िकल जो पोइट्री है वो किस चीज़ को डील करती है। मेटाफिज़िकल पोइट्री मीन्स द पोइट्री, यानी इससे मुराद ऐसी शायरी होता है दैट गोज़ बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, जो कि हमारे सेंसेस की फ़िज़िकल वर्ल्ड से परे, यानी उससे हट के होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेटाफिज़िकल पोइट्री का आगाज़ कहाँ से हुआ। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री का आगाज़ जो वो 17th सेंचुरी में हुआ, यानी मेटाफिज़िकल पोइट्री रेफर्स टू सच कैटेगरी ऑफ पोएम्स, और ये इस तरह की पोएम्स की कैटेगरी को ज़ाहिर करती है। 17th सेंचुरी के अंदर इस तरह के कुछ पोइट्स आए थे जिन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री की, और ये जो 17th सेंचुरी की ये जो पोएम्स के ख़ास कैटेगरी थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग हुई और बड़ी प्रोमिनेंट हुई ड्यू टू सम फीचर्स, कुछ फीचर्स की वजह से। व्हेन एलिज़ाबेथन एज वाज ऑलमोस्ट, और इसका जो ओरिजिन है मैं इसका आपको दौर बताता चलूँ तो याद रखें कि जब एलिज़ाबेथन एज जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रही थी एंड जैकोबिन एज वाज स्टार्टिंग, और जैकोबिन एज जो है वो उसका आगाज़ हो रहा था। तो उस ज़माने में देयर केम सम हाईली इंटेलेक्चुअल पोइट्स के कुछ बहुत ज़्यादा दानश्वर किस्म के पोइट्स पैदा हुए, दानश्वर किस्म के लोग आए, पोइट्स आए, और उन पोइट्स में ये लोग शामिल थे। उनमें सबसे जो नुमायाँ और मुनफरद पोइट है वो जॉन डन है। जॉन डन, और नाम याद रखिएगा, आप पेपर में इसका ज़रूर हवाला दीजिएगा जब आप मेटाफिज़िकल पोइट्री को या मेटाफिज़िकल पोइट्स को जब आप डिस्कस कर रहे होंगे। एंड्रू मार्वल था, जॉर्ज हर्बर्ट है और इब्राहिम कॉवले है, ये वो नाम है। इसके अलावा रिचर्ड क्रशर है, जॉन क्लेवलैंड है और हेनरी वॉगन है। वर सच इंटेलेक्चुअल पोइट्स, ये सारे के सारे ही दानश्वर पोइट थे, बहुत पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड और हाईली इंटेलेक्चुअल किस्म के ये पोइट्स थे।
और उन्होंने फिर एक ख़ास किस्म की पोइट्री की जो कि मेटाफिज़िकल पोइट्री कहलाई बाद में, यानी उनके मरने के बाद। दे डिस्प्लेड द नॉलेज, दरअसल वो अपने इल्म का दिखावा करते थे, एंड शोड हाउ विटी दे वर, और वो अपनी पोइट्री में, अपने पोइम्स में और अपने वर्सेस में ये साबित करने की कोशिश करते थे कि वो बहुत विटी हैं और उनके पास विट काफ़ी ज़्यादा है, और वो विट का इस्तेमाल करते थे, यानी जुगत कह लें, विट कह लें, क्लेवर मार्क्स जो हैं वो अपने पोइट्री के अंदर वो दिया करते थे। तो दीज पोइट्स मेड एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंसीट्स, और ये पोइट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंसीट्स का इस्तेमाल किया करते थे। कंसीट्स यहाँ पे आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसीट वाला क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करूँगा, क्योंकि मेटाफिज़िकल कंसीट्स जो हैं ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बारहा आया है। कंसीट्स का मतलब आप यूँ कह लीजिए कि बज़ाहिर दो डिसिमिलर चीज़ें, यानी जो सिमिलर नहीं होती, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनमें ज़बरदस्ती या बाय वायलेंस कह लें आप, पोइट जब कंपैरिजन करता है, यानी उनका जो बज़ाहिर दो मुख्तलिफ चीज़ों में आपस में जो म्यूचुअली कंपैरिजन किया जाता है, उस कंपैरिजन को हम कंसीट कहते हैं। तो ये कंसीट्स का इस्तेमाल क्या करते थे इन देयर पोइट्री, अपनी पोइट्री में। दे शोड ऑफ देयर नॉलेज, और यूँ जो अपने वो इल्म का दिखावा भी किया करते थे, क्योंकि वो जो कंसीट्स अपनी पोएम में यूज़ करते थे, या इलॉजिकल या हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को जोड़कर वो जो कंपैरिजन किया करते थे, जिनको हम कंसीट्स कहते हैं, वो उससे वो अनोखेपन का ख्वाहिश करते थे कि अनोखापन उसमें ज़ाहिर हो, नॉवल किस्म के हों और उनके अंदर अनोखापन महसूस हो, और इससे पढ़ने वाला चौंक जाए कि ये कंपैरिजन शायर ने बहुत दूर से लिया है। तो ये जो कंसीट वर्ड है ये इंपॉर्टेंट होगा, आगे चल के मैं आपको इसकी मज़ीद जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। जब एग्जांपल्स देंगे तो फिर आपको और भी ज़्यादा ये अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। और लिखा है मैंने कि दे शोड ऑफ द नॉलेज, अपने इल्म का दिखावा क्या करते थे, बाय यूजिंग वंडरफुल विटी आइडियाज़, हैरान कन विटी आइडियाज़ का इस्तेमाल करके, एंड कंसीट्स का। एक ख़ास बात ये भी है कि नॉन ऑफ दिस पोइट्स गॉट हिज वर्क पब्लिश्ड, और इनमें से किसी पोइट ने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी शायरी को पब्लिश नहीं करवाया था, बल्कि इनके मरने के बाद जो है 17th सेंचुरी में ही जो है वो दो क्रिटिक्स ऐसे आए जिन्होंने एवेल्यूएट किया इनके काम को, क्रिटिसाइज़ किया और उसको फिर मेटाफिज़िकल का नाम दिया। बट आफ्टर द डेथ, लेकिन उनके मरने के बाद देयर वर्क वाज पब्लिश्ड, इनका काम शाया हुआ। ऑल ऑफ दीज पोइट्स, ये सारे जो पोइट्स थे जो ऊपर मैंने एक लिस्ट आपको फराहम की है, रोट सच वर्सेस, ऐसे इशार लिखते थे, ऐसे वर्सेस लिखते थे, एंड पोएम्स विच वर बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड, जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड से हट की होती थी, यानी बज़ाहिर हम आँखों से जो चीज़ देखते हैं या बज़ाहिर हम आँखों से जो दुनिया में ये अशिया जो देखते हैं इनसे हट के ये बातें किया करते थे। दीज पोइट्स मेड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेटाफर्स, और ये मेटाफर्स का जैसे हम इस्तिआरा कहते हैं उर्दू में, कंपैरिजन्स किया, मेटाफर्स का इस्तेमाल बहुत करते थे, सिमिलीज़ का इस्तेमाल करते थे। दे यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, और यूँ जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे अपने पोइम्स में। और जितनी भी फिगरेटिव लैंग्वेज वो इस्तेमाल किया करते थे, इसका एक वाहिद मकसद होता था, वो ये था, वो आपको मैं बताता हूँ, ज़रा देखिए। और द पर्पज़ ऑफ यूजिंग दीज एक्सेसिव मेटाफर्स, और इन एक्सेसिव मेटाफर्स को, यानी बहुत ज़्यादा मेटाफर्स का इस्तेमाल करने का जो मकसद था, और सिमिलीज वॉज टू इम्प्रेस, वो मुतासर करना था, एंड स्टार्टल, और चौंका देना था, यानी स्टार्टल का मतलब किसी को चौंका देना, हैरान कर देना, द रीडर्स को, बाई देयर हाईली इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, अपने हाईली इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को, यानी ये अपने हाईली इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ जो है वो उसमें शामिल किया करते थे। मेटाफिज़िकल पोइट्स और मेटाफिज़िकल पोइट जितने भी थे, यूज्ड कंपैरिजन इस्तेमाल किया करते थे, यूज्ड कंपैरिजन बिटवीन, ये ज़रा आपके लिए मैं बोल्ड कर दूँ, मेटाफिज़िकल पोइट्स यूज़ कंपैरिजन, वो कंपैरिजन इस्तेमाल किया करते थे बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाय वायलेंस। ये ही कंसीट कहलाता है। आप याद रखें कि जब आप कंपैरिजन करते हैं यानी बाय वायलेंस, यानी कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन बस आप आर्गूमेंटेशन करके दलीलें दे कर और उसके ऊपर रोशनी डाल कर जो है आप उसको बाय वायलेंस जो है वो कंपैरिजन जो है ना वो साबित करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है कि, और यही कंसीट की डेफिनेशन है। ये अगर आप बात स्टूडेंट पूछते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो वो डेफिनेशन कुछ यूँ है कंसीट की। इट इज़ यूजली सेड दैट दे योग्ड, कि वो जोड़ा करते थे, योग होता है बाहम मिलाना, जोड़ना, हेट्रोजीनियस आइडियाज़, यानी जो बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ आइडियाज़ होते थे, टुगेदर बाय वायलेंस, ज़बरदस्ती। अब जैसे देखें
ये जो आगे चल के हम जब एग्जांपल्स देंगे तो फिर आपको ये हेट्रोजीनियस आइडियाज़ जो है जो बाय वायलेंस वो जोड़ते थे उसकी वजाहत हो जाएगी। जॉन ड्राइडन एक पोइट था, क्रिटिक भी था, फेमस पोइट था 17वीं सेंचुरी का। उसने फिर इनके ऊपर क्रिटिकल किया। जॉन ड्राइडन द फेमस पोइट ऑफ 17वीं सेंचुरी फर्स्ट यूज द टर्म मेटाफिजिकल। उसने पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेटाफिजिकल, यानी इन पोइट्स ने अपनी पोइट्री को कोई नाम नहीं दिया था। इनके मरने के बाद जॉन ड्राइडन ने 17वीं सेंचुरी में इनकी शायरी को देकर इसका नाम मेटाफिजिकल रखा। ड्राइडन इन्वेंटेड द टर्म मेटाफिजिक्स। उसने मेटाफिजिक्स की टर्म को ईजाद किया टू क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ सच पोइट्स, ऐसे पोइट्स की शायरी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, स्पेशली दैट जॉन डन, ख़ास तौर पे जॉन डन की। एंड रोट, और उसने लिखा अपनी किताब में, क्या लिखा अबाउट जॉन डन के डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, कि डन जो है वो मेटाफिजिक्स को अडॉप्ट करता है, मेटाफिजिक्स की बात करता है या मेटाफिजिक्स का दिखावा करता है। बट ड्राइडन और स्मॉल जॉनसन, और फिर एक और बाद में क्रिटिक आया स्मॉल जॉनसन, उसने भी बहुत काम किया और मेटाफिजिकल पोइट्री को उन्होंने भी क्रिटिकल एनालाइज किया और ड्राइडन के जो व्यूज़ थे उसके साथ उसने इत्तफाक किया। तो दोनों ने, ड्राइडन ने और स्मॉल जॉनसन ने यूज़ दिस टर्म मेटाफिजिकल फॉर दीज पोइट्स लेटर ऑन। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि टी एस इलियट जो है, आप इंग्लिश पार्ट 2 में टी एस इलियट पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म के पेपर में, तो उसमें एक चैप्टर भी है जो मेटाफिजिकल पोइट्स पे है और उसमें भी हम देखेंगे। तो लेटर ऑन इन द 20th सेंचुरी टी एस इलियट अप्रिशिएटेड, टी एस इलियट ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिक हो गुजरा है 20th सेंचुरी का, उन्होंने अप्रिशिएट किया द वर्क ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स एंड मेटाफिजिकल पोइट्स का। अब हम जॉन डन के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो किस किस्म का एक मेटाफिजिकल पोइट था। यहाँ पे फिर हम इसकी जो फर्दर इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं आगे चल के मैं आपको लाइन बाय लाइन जो हेडिंग बाय हेडिंग जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जॉन डन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, और मेटाफिजिकल पोइट्री का जो सेक्शन है या कैटेगरी है, इस कैटेगरी का ये सबसे अहम पोइट है। हिज कंपैरिजन्स वर अनएक्सपेक्टेड, और जिस तरह के वो कंपैरिजन इस्तेमाल किया करता था वो गैर मतवक्के होते थे, इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प भी थे, एंड स्टार्टलिंग और चौंका कर रख देने वाले भी होते थे। दैट्स वाई जॉन डन वाज कॉल्ड द मोनार्क ऑफ विट, और यही वजह है कि वो चूँकि क्लेवर किस्म की बातें किया करता था, हाईली इंटेलेक्चुअल बातें किया करता था, और बड़े दूर दराज के जो आइडियाज़ हैं उनको वो अपनी पोइट्री में यूज़ किया करता था, जिनको हम फार फेच्ड आइडियाज़ कहते हैं। सो दैट्स वाई इसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि वो मोनार्क ऑफ विट था, यानी विट का वो बादशाह कहलाया। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारी इस वीडियो का, और जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू जॉन डन। ये बिलअमूम मेटाफिजिकल पोइट्री के अहम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैं ये 6-7 हेडिंग्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और बिलखसूस ये जॉन डन के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने भी ये पोइट्स थे वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंसीट्स, यानी कंसीट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, पन्स का, यानी ये क्लेवर मार्क हम कहते हैं, इसको हम जुगत भी कहते हैं, पैराडॉक्सेस, और बाज़ का मुतजाद बातें भी कर जाते थे कि एक स्टांजे के अंदर वो कुछ और बात कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टांजे के अंदर वो कोई और बात करते थे, ताकि एक ड्रामेटिक एलिमेंट पैदा हो। तो इस तरह जो पैराडॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा ड्रामेटिक एलिमेंट यानी ड्रामाई अंदाज़ होता था, ख़ास तौर पे जॉन डन की जो नज़में हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं उसमें हम देखते हैं कि एक उनकी ड्रामेटिक बिगिनिंग है, यानी मोस्ट ऑफ द पोएम्स जो हैव ड्रामेटिक बिगिनिंग। और फिर आर्गूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है इस तरह की पोइट्री में। पोएट जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए वो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटेशन करता है, बहुत ज़्यादा बहस करता है, यूँ कि हम जाके आगे चल के देखेंगे। तो एक तो आर्गूमेंटेशन और रीजनिंग यानी दलील देना जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें शामिल होता था। इसके बाद ब्लेंडिंग ऑफ पैशन एंड थॉट, और एक तरफ जो है जज्बात बहुत ज़्यादा डाले जाते थे और थॉट भी बीच में शामिल होती थी। मींस के आइडियाज़ और कंपैरिजन जो हैं वो अनोखे लिए जाते थे, और साथ मोहब्बत के जो जज्बात हैं या पैशंस हैं वो भी साथ शामिल किए जाते थे। तो यूँ उनको आपस में ब्लेंड किया गया था। और इसके अलावा फिर एग्जेजरेशन जो है ये भी अक्सर पोइट्स करते ही हैं, लेकिन ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं ये ख़ास तौर पे जो है ये बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन, जिस तरह मुबालगा आराई कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। और जॉन डन के वाले से स्पेशल बात ये है, ये सारे पोइट्स जो ऊपर मैंने आपको नाम बताए हैं ये सारे के सारे पोइट ऑब्सक्योर होते थे। ऑब्सक्योरिटी का मतलब ये होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वीडियो भी आपके लिए अपलोड की जाएगी। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी उनको अंडरस्टैंड करना ज़रा मुश्किल होता था क्योंकि गहराई की बातें करते थे, इंटेलेक्चुअल बातें करते थे। दैट्स वाई दे वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन रीडर्स। और फिर कोलोकियल लैंग्वेज, आमतौर पर रोज़मर्रा बोल चाल वाली ज़बान जो है ना कोलोकियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी मेटाफिजिकल पोइट्री में। अब ये जो हमारा पहला पॉइंट है उसका मैं आपको साथ हेडिंग दे के उसके मैं लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूँ
कि जॉन डन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स, कि वो मेटाफिजिकल कंसीट्स का एक मास्टर गिना जाता था, माहिर गिना जाता था, एक्सपर्ट गिना जाता था मेटाफर्स का, एंड विच कंपैरिजन वाज फोर्सिबली मेड, और जिसमें फोर्सिबली ज़बरदस्ती कंपैरिजन वो करता था बिटवीन अपरेंटली डिसिमिलर थिंग्स, बज़ाहिर दो मुख्तलिफ चीज़ों में। और यही कंसीट है, यही कंसीट की डेफिनेशन है। कंसीट क्या होता है, जो इसका जवाब है। डन्स कंसीट्स आर फार फेच्ड, और डन के कंसीट जो है वो दूर से लाए जाते थे, फार फेच्ड होते थे, एंड फुल ऑफ नोवेलिटी, और अनोखापन। ये नोवेलिटी का माना अनोखापन होता है, और अनोखापन से भरे होते थे। वी कैन गिव सम एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं ऑफ वंडरफुल कंसीट्स, और हैरान कुन कंसीट्स की फ्रॉम जॉन डन्स पोएम, जॉन डन की पोएम्स में से। जैसे कि मैं यहाँ पे अब एग्जांपल्स देने लगा हूँ, ये पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 से 4 उसकी पोएम्स में से कुछ एग्जांपल्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ जॉन डन्स कंसीट्स एंड मेटाफर्स, उसके जो मशहूर तरीन जो कंसीट्स और मेटाफर्स हैं, उनमें वो उसकी एक पोएम है द फ्ली, जिसे हम पिस्सू कहते हैं। द फ्ली में से लिया गया है। अब फ्ली जानते हैं कि वन ऑफ द इंसेक्ट्स, ये हशरात में शामिल एक है, वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि एक भेड़ है द फ्ली, जिसको हम पिस्सू कहते हैं, खून चूसने वाला होता है द फ्ली। इन दिस पोएम द फ्ली, और यहाँ पे वो फ्ली से मुखातब होता है, और फ्ली को कंपेयर कर देता है वो कि ये जो फ्ली है अपनी महबूबा से कहता है कि ये हमारे लिए मैरिज बेड बन गया है, यानी हमारे लिए क्या एक मैरिज बेड बन गया है। और इसका लॉजिक और मंतक और रीजनिंग साथ वो क्या देता है कि चूँकि इस फ्ली ने पहले तुझे काटा है और फिर मुझे काटा है, तो यूँ उसने तुम्हारा भी खून सक किया है और मेरा भी खून सक किया है, और यूँ इस फ्ली ने हम दोनों के ब्लड को आपस में इंटरमिक्स कर दिया है, इंटरमिंगल कर दिया है। तो दैट्स वाई हमारे लिए एक मैरिज बेड बन गया है, यानी इसने हम दोनों को मिला दिया है। तो ये जो इस तरह के जो कंपैरिजन हैं, ये अनोखे हैं, आप हैरान कुन हैं, स्टार्टलिंग हैं कि कैसे जो है वो जॉन डन के माइंड में इस तरह का अनोखा ख्याल आ गया कि एक फ्ली ने अपनी यानी उसकी महबूबा को पहले काटा, उसका खून सक किया है, और फिर उसने उसका खून सक किया, और यूँ दोनों ब्लड जो हैं, दोनों के ब्लड आपस में इंटरमिक्स हो गए। तो ये ऐसे ही हो गया कि जैसे उन्होंने आपस में म्यूचुअली को सेक्स किया है, और या फिर दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं, और यूँ उसको मैरिज बेड का नाम दे दिया है। तो ये कंपैरिजन अनोखा भी है, चुंगार देने वाला भी है, और साथ आर्गूमेंटेशन भी है। बिकॉज इट बाइट्स द ब्लड, क्योंकि ये ब्लड को भी काटता है, एंड आफ्टर बाइटिंग द पोएट को काटने के बाद। इन दिस वे द फ्ली मिंगल्स हिज ब्लड विद दैट ऑफ द ब्लड। तो ये एक अनोखापन है, और यहाँ पे इसकी टेक्सचुअल लाइन्स अगर आप हवाला देंगे द फ्ली की, तो ये इससे ये पता चलता है द फ्ली इज़ यू, और फिर वो अपनी महबूबा से मुखातब होकर कहता है कि तुम एक फ्ली हो, एंड आई, और तुम और मैं एक फ्ली हैं, एंड दिस आवर मैरिज बेड, और ये हमारा मैरिज बेड भी है, एंड मैरिज टेम्पल इज़, और यूँ ये हमारा मैरिज टेम्पल भी है, क्योंकि इसी ने ही हम दोनों को मिलाया, इसलिए ये मैरिज टेम्पल भी है। तो यूँ जो है ये एक लाइन थी जो कि फुल ऑफ कंसीट है, और यही मेटाफिजिकल पोइट्री का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, करैक्टरिस्टिक है। अब हम जॉन डन की एक और पोएम से एग्जांपल लेते हैं। आप भी पेपर में इन लाइनों को मार्कर से ज़रूर कोट कीजिएगा। जॉन डन की एक बहुत मशहूर नज़म है, आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। पोएम का नाम है ट्विकनम गार्डन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डन्स विट, डन की विट की और इसके कंसीट की एक और एग्जाम्पल एविडेंट होती है, ज़ाहिर होती है इन द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम ट्विकनम गार्डन। यहाँ पे ट्विकनम गार्डन आप पोएम आपके सिलेबस में शामिल है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, और जब आप इन लाइन्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी मेटाफिजिकल कंसीट्स जो है वो नज़र आता है। यहाँ पे इसमें इस पोएम के अंदर शायर जो है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी ब्रीफली थोड़ा सा बता दूँ कि शायर इस नज़म में ट्विकनम गार्डन में जाता है, चूँकि शायर की दिल की हालत बहुत अफसरदा है, वो परेशान कुन है, क्योंकि वो एक रिजेक्टेड लवर के तौर पे उस बाग में जाता है, और वहाँ पे बाग की हर चीज़ जो है उसका मजाक उड़ाती है। यानी वहाँ पे जो फाउंटेन है, या वहाँ पे जो फूल हैं, वहाँ पे जो खिले हुए कलियाँ हैं, इसके अलावा ग्रीनरी है, तो बाग के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अशियाँ, वो सारा उसका मजाक उड़ाती हैं। और वहाँ पे फिर वो मोहब्बत की देवी से इल्तिजा करता है कि मुझे यहाँ पे एक फुआरा बना दो, एक फाउंटेन बना दो, यानी मोहब्बत की देवी से वो रिक्वेस्ट करता है। और फिर वो जब फुआरा बन जाता है तो वो चाहता है कि मैं उस फाउंटेन की तरह रोता रहूं। और फिर आगे चल के उसने इससे एक कंसीट निकाला है, और वो दुनिया के तमाम आशिकों को दावत देता है कि आप आओ और इस फाउंटेन का आप पानी ले जाओ,
ये जो कि उसके आंसू की एक शराब है। ये 4 लाइनें जो आपके सिलेबस में शामिल इस पोएम में हैं वो ये हैं कि हैदर विद क्रिस्टल वाइल्स, और कहता है यहाँ पे विद क्रिस्टल वाइल। क्रिस्टल वाइल होता है वो शफाफ शीशी बोतल होती है, वाइल होती है जिसमें हम ब्लड का सैंपल वगैरह देते हैं। तो वाइल कहता है कि वाइल ले आओ, लवर्स कम, और कहता है कि यहाँ पे वाइल्स लेकर आशिक आ जाए। एंड टेक माई टीयर्स, और मेरे आंसू ले जाएं, यानी क्योंकि वो एक फाउंटेन है और वो फाउंटेन की तरह रो रहा है, और दैट्स वाई वो कहता है कि आप, यानी वो उस फाउंटेन के पानी को कंपेयर कर रहा है अपने टीयर्स, यानी वो कह रहा है कि ये मेरे टीयर्स हैं। एंड टेक माई टीयर्स, और मेरे आंसू ले जाओ, विच आर लवर्स वाइन, जो कि एक आशिक की एक लवर की शराब है। एंड ट्राई योर मिस्ट्रेस टीयर्स एट होम, और कहता है कि घर जाकर आप एक दूसरी वाइल लो और उस वाइल में अपनी महबूबा के आंसुओं को डालो और उन दोनों को आपस में कंपेयर करो, टेस्ट करो। और कहता है कि फॉर ऑल आर फॉल्स, और कहता है कि वो फिर सारे के सारे झूठे होंगे आंसू, दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन, जिनका टेस्ट मेरे इन आंसुओं के जैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगा लीजिए स्टूडेंट्स के कितना ज़्यादा एक स्टार्टलिंग और एक चौंका देने वाला एक हैरान कन यहाँ पे उसने कंपैरिजन खींचा है कि उसने अपने आंसुओं को एक स्टैंडर्ड बना दिया है, एक म्यार बना दिया है कि ये असल आशिक का एक स्टैंडर्ड है, और आप इस स्टैंडर्ड के साथ दूसरे आंसू जो हैं वो उनको कंपेयर कीजिए, और अगर उनका जायका टेस्ट ऐसा ना हो तो समझ लीजिए कि वो तमाम आंसू झूठे हैं और वो आंसू बहाने वाला भी झूठा है। तो ये एक स्टार्टलिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है, हैरान कन किस्म का कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट इस पूरी बुक के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए गए। तकरीबन लगभग हर पोएम के अंदर इस तरह के अनोखे और चौंका देने वाले और सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग किस्म के, फार फेच्ड किस्म के जो है वो कंसीट जो हैं वो पोइट इस्तेमाल करता है। अब एक और मैंने पोएम लिया, उसमें से भी एग्जांपल दे देते हैं। इन द अबव लाइन्स डन इज कंपेयरिंग टीयर्स विद लवर्स वाइन, सो दिस इज a startling conceit used by John Donne in very witty manner. Another example of Donne's conceit can be given from the poem A Valediction Forbidding Mourning. ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। दरअसल ये एक नगमा है और अलविदाई नगमा है, वेलिडिक्शन है, इसको हम अलविदाई नगमा कहते हैं, और उसमें वो अपनी बीवी को मातम करने से या अफसोस करने से मना कर रहा है। इस नज़म में उसने अपने बीवी को कंपास के 2 कंपास, अपने समझे मैथमेटिक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कंपास, तो उसने अपने आप को और अपनी महबूबा को, यानी अपनी महबूब बीवी को, उसकी बीवी का नाम आपको बताते चलूँ, जॉन डन की बीवी का नाम एन ए मोर था। और जब उसने ये नज़म लिखी थी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। तो जॉन डन जो है उस वक़्त उसे जर्मनी या फ्रांस के दौरे पर जाना था, और उसकी बीवी एन ए मोर उस वक़्त यानी जब उसने ये जाने का तय कर लिया था तो शी वॉज प्रेगनेंट एंड शी वॉज हैविंग सम फियर्स एंड एप्रीहेंशन, तो उससे कुछ खदशात थे, कुछ डर थे। तो उनको डिस्पेल करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए जॉन डन जो है वो अपनी बीवी से मुखातब होता है और बड़ी शदीद किस्म की वो आर्गूमेंटेशन करता है, रीजनिंग करता है, दलील देता है। और चूँकि बीवी इंग्लैंड में क़याम पजीर थी और उसे बाहर के मुल्क जाना था, तो उसने उसको कंपेयर कैसे किया है कंपास की 2 टांगों के साथ, आइए देखते हैं। डन हैज़ कंपेयर्ड हिज बिलव्ड वाइफ, जॉन डन ने अपनी महबूब बीवी को कंपेयर किया विद द फिक्स्ड फुट ऑफ द कंपास, और से कहता है कि तुम कंपास की एक फिक्स्ड फुट हो, यानी वो टांग जो फिक्स होती है। एंड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को कंपेयर किया विद, और अपने आप को कंपेयर किया विद द लेग ऑफ द कंपास, रिवॉल्विंग लेग ऑफ द कंपास इनफैक्ट, तो रिवॉल्विंग लेग्स, तो बीवी को फिक्स फुट कह दिया और अपने आप को उसने क्या कह दिया, एक रिवॉल्विंग लेग, यानी वो जो घूमने वाली टांग होती है, जो हम सर्कल बनाने के लिए जिसमें हम पेंसिल जो फिक्स करते हैं और फिर वो घुमाते हैं, उसको रिवॉल्विंग लेग उसे कहते हैं। और द कंपास ही सेज, वो कहता है, अब जाके यहाँ पे देखें उसने किस तरह से इस तरह इसको मेटाफिज़िकली इसको ट्रीट किया है कि इफ़ दे बे टू, यानी अगर हमारी रूहों को या हम दोनों को 2 ही होना है तो दे आर 2, सो तो मान लेते हैं, कहता है कि 2 ही हैं। और फिर कहता कि एंड एज अ स्टीफन ट्विन कंपास आर 2, जैसे एक टाइट ट्विन कंपास होती है, यानी वो जो कंपास जो आप जानते हैं कि ऊपर से वो एक हो जाती है और नीचे फिर उसकी जो 2 टांगें, 2 शाखें उसकी जैसे निकलती हैं, तो यूँ उसको ट्विन कंपास कह रहा है। दाई सोल, और कहता है तुम्हारी जो रूह है द फिक्स फुट, और तुम्हारा जिस्म और या तुम्हारी रूह जो है वो एक फिक्स फुट के मानिंदा है, यानी वो उस कंपास की फिक्स फुट है। मेक्स नो शो, और अगर चाहिए कहता है कि वो नज़र नहीं आती घूमते हुए,
टू मूव बट डॉट इफ़ अदर्स डू, लेकिन कहता है कि जब दूसरी टांग रिवॉल्विंग टांग घूमती है तो वो टांग भी दरअसल घूम रही होती है। तो यूँ उसने अपने आप को जो है एक रिवॉल्विंग लेग से कंपेयर कर दिया है और बीवी को जो है उसने फिक्स फुट से कंपेयर कर दिया है। तो ये नज़र इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जॉन डन की जो इम्पोर्टेंट पोइट्री है, मेटाफिज़िकल पोइट्री, उसका जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसका ड्रामेटिक एलिमेंट। और इनफैक्ट जितने भी ये मेटाफिज़िकल पोइट्स थे ये सारे के सारे ड्रामेटिक एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शामिल करते थे अपनी पोइट्री में, और आर्गूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। और यही जॉन डन के अंदर भी मौजूद है। जॉन डन के अंदर ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही है। आप जॉन डन की 15 से 16 नज़में जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, आप उनको देखें कि उनके अंदर किस कदर जो एक ड्रामेटिक एलिमेंट पाया जाता है। द पोएम ऑफ जॉन डन की जितनी भी नज़में हैं और हैव ड्रामेटिक एलिमेंट्स एंड आर्गूमेंटेशन इन मैनी ऑफ हिज पोएम्स। जॉन डन सीम्स टॉकिंग डायरेक्टली टू हिज वाइफ, और इसमें देखते हैं कि वो अपनी बीवी से कभी मुखातब होता है, कभी बिलव्ड अपनी महबूबा से मुखातब होता है, और ड्रेसी और या किसी मुखातब यानी सामने वाले जो मुतकल्लम शख्स होता है उसके सामने जो मौजूद होता है उससे बात कर रहा होता है, और ए चैलेंजर या किसी को चैलेंज करता हुआ नज़र आता है, और आई थिंक या किसी चीज़ से वो मुखातब होता है। तो यूँ एक डायलॉग टाइप जो है वो एक एटमॉस्फेयर जो है जॉन डन जो है वो क्रिएट करता है, कन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है और उसके ऊपर मुसलसल रीजनिंग करता है, बहस करता है, जिससे पढ़ने वाले की जो तवज्जो है, अटेंशन है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, और यूँ जो है एक ड्रामेटिक एलिमेंट जो है वो उभर के सामने आता है। मोरओवर डन गिव्स आर्गूमेंट्स आफ्टर आर्गूमेंट्स। जॉन डन जो है वो दलाइल पे दलाइल, दलील पे दलील देता चला जाता है टू प्रूव इस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि बिगिनिंग ही बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होती है पोएम्स की। समटाइम्स द बिगिनिंग ऑफ द पोएम्स इज ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा ड्रामाई होती है। सच ए ड्रामेटिक एलिमेंट इज़ फाउंड इन द पोएम फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम द सन राइजिंग। और इसकी एक पोएम द सन राइजिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है, और उसमें तो वो सूर्य से डायरेक्ट मुखातब हो रहा है और उसे गालियाँ देने लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उसे धुतकार रहा है, उसे डांट रहा है, और सूरज को किस तरह डांट रहा है ये देखते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। और इस पोएम में वो कहता है कि बिज़ी यानी मसरूफ़, हर वक्त मसरूफ़, और ओल्ड, और सूरज की चूँकि सूरज जब से कायनात बनी है तब से ही है, तो इसलिए उसने उसके लिए एडजेक्टिव ओल्ड इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ उसे फूल भी कह दिया, यानी बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, और बदतमीज़ और उसे घटिया भी कह दिया, अनरूली सन कह दिया, और वाई डॉस्ट द उदास, और कहता कि तुम ऐसे क्यों हो। अब यहाँ पे देखें कि सूरज से मुखातब होना जो है ये एक ड्रामेटिक एलिमेंट है उसका नज़र आता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर दी है। और फिर कहता है कि आगे चल के 2 लाइनें और भी कहता है कि थ्रू विंडोज़ एंड कर्टन्स, कि तुम खिड़कियों में से और पर्दों में से, कॉल अस, हम दोनों यानी हमारा वो अपनी बीवी का हवाला दे के कहता है कि तुम हम हमारे ऊपर ताक झांक करते हो विंडोज़ में से और कर्टन्स में से। कॉल अस का मतलब यहाँ पे ताक झांक करने होता है। और फिर कहता है कि तुम क्या समझते हो कि मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन रन। सूर्य से मुखातब होकर कहता है कि आपको क्या लगता है कि लवर्स के जो मोशंस यानी सूरज की जो हरकत हैं या तुम्हारी जो हरकत है, तुम्हारी जो मूवमेंट है, मोहब्बत करने वाले जो क्या उसके ताबे हैं कि तुम अपीयरेंस तुमने दे दी है, तुम निकल आए हो, तो लव मेकिंग का प्रोसेस हम ख़त्म कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जॉन डन जो है यूँ जो है वो सूर्य से मुखातब होता हुआ नज़र आता है। In the poem, Dunn is directly talking to the sun and admonishing him, और उसे डांट रहा है for peeping through the windows, खिड़कियों में से झांकने पर। Another example can be given, एक और एग्जांपल दी जा सकती है from the song Go and Catch the Falling Star। ये भी एक उन्होंने नगमा लिखा था जॉन डन ने, इसमें भी उन्होंने गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक जैसे एक चैलेंजर उसके सामने खड़ा हुआ हो और उसको चैलेंज कर रहा है कि दुनिया में खूबसूरत और वफ़ादार औरत का मिलना नामुमकिन है, जबकि दुनिया में ये वाले जो 4 उसने जो यहाँ पे लाइनें लिखी हैं ये काम मुमकिन हैं। ये इसकी पोएम आप नोट कर लीजिए, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार के अंदर ये लाइनें मौजूद हैं, और इसके अंदर भी आपको एक ड्रामेटिक एलिमेंट जो है नज़र आता है जिसमें एक चैलेंजर को चैलेंज करता है कि पूरी दुनिया फिर लो, तुम्हें ऐसा शख्स जो है जो खूबसूरत हो और उसका ताल्लुक़ किसी सिर्फ एक शख्स से हो, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और इसमें वो लिखता है कि गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, कि जाओ और जाके जो गिरते हुए तारे हैं उनका पता चलाओ, उनको कैच करो, वो कैच करना मुमकिन होगा।
गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट, और मैंड्रिक एक पौधा होता है और उसकी जड़ों से एक बच्चे का जन्म जो है वो कर लो, मुमकिन हो जाएगा। और टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और कहता है ये जो हमारे माहो साल हैं, जो साल गुजर जाते हैं, जैसे 2021 और 2022 गुजर रहा है, तो ये गुजर के कहाँ जाते हैं इनका पता चलाना मुमकिन है। हालांकि ये नामुमकिन है, लेकिन वो इम्पॉसिबिलिटीज़ का हवाला दे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने की कोशिश करता है। और फिर कहता है वन हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, और किसने शैतान के पाँव को क्लेफ्ट किया, दरमियान में कट लगाया, इसका भी पता चलाना मुमकिन है। तो यूँ जो है एक ड्रामाई अंदाज में वो आर्गूमेंटेशन करता हुआ नज़र आता है। थोड़ी सी इसकी एलेबरेशन कर देते हैं। इन दिस वे मैनी इलस्ट्रेशंस कैन बी कोटेड, कई मसालें दी जा सकती हैं टू पॉइंट आउट द एलिमेंट ऑफ ड्रामा इन जॉन डन्स पोएम्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो जॉन डन के अंदर बिलअमूम और बिलखसूस और मेटाफिज़िकल पोइट्स के अंदर जो है बिलअमूम जो एक और फीचर पाया जाता है, करैक्टरिस्टिक पाई जाती है मेटाफिज़िकल पोइट्री की, वो ये है कि वो एग्जेजरेशन का इस्तेमाल बहुत करते हैं, यानी मुबालगा आराई बहुत करते हैं। जॉन डन वाज यूजेस एग्जेजरेटेड एक्सप्रेशंस, यानी मुबालगा आराई से भरे हुए जुमले, एक्सप्रेशंस का माना यहाँ पे जुमले होगा। इन हिज पोएम्स आल्सो जॉन डन डज सो, जॉन डन ऐसा करता है। क्यों करता है जी, सुन लीजिए। टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ द पॉइंट्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू को इफेक्ट करने के लिए, उसका इफेक्ट, उसका जो तासुर है वो ज़्यादा हाइटन करने के लिए, विच ही वांट्स टू कन्वे इन हिज पोएम आर सॉन्ग्स, जो कि वो अपने नज़मों में या अपने गीतों में देना चाहता है। और द एलिमेंट ऑफ एग्जेजरेशन इज़ एविडेंट, और एलिमेंट ऑफ एग्जेजरेशन जो है वो नज़र आता है। यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से वो एग्जेजरेशन करता है इन मैनी ऑफ द पोएम्स, मैनी ऑफ हिज पोएम्स, उसकी बहुत सी नज़मों में। मसलन ट्विकनम गार्डन से मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे ली है, और इसमें आप देखें कि किस तरह से वो अपने आंसू और आहू को बयान करता है। तो आपको एग्जेजरेशन नज़र आएगी। कहता है कि ब्लास्टेड विद साइज़, यानी कहता है कि मैं आहू का तूफ़ान लिए, आहू का धमाका किए हुए, यानी ब्लास्ट का मतलब वैसे धमाका होता है, तो आहें जितनी भी शदीद नोयत की होंगी उससे ब्लास्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसने उसको ये कहा कि ब्लास्ट विद साइज़, कि मैं आहू का जो है वो आहू का तूफ़ान लिए या आहू का धमाका लिए हुए, एंड फ्लडेड बाय टीयर्स, और आंसुओं का सैलाब लेकर। तो आंसू जितने भी जो है वो आंखों से निकाले जाएं, वो एक सैलाब की शक्ल कभी नहीं इख्तियार कर सकते, लेकिन जॉन डन ने यहाँ पे इसको एग्जेजरेटेड किया है, एग्जेजरेट किया है, मुबालगा आराई से काम लिया है, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और यही जॉन डन की मेटाफिज़िकल पोइट्री की एक अहम खसूसियत भी है। और फिर कहता है कि हैदर आई कम टू सीक द स्प्रिंग, मैं यहाँ मौसम बहार की तलाश में आ गया हूँ, एंड एट माइन आइज़, और मेरी आंखों पे, एंड एट माइन ईयर्स, और मेरे कानों पर, रिसीव सच बाम्स, ऐसे सुकून आवर चीज़ें मिलती हैं, एज एल्स क्योर एवरीथिंग, जिससे दुनिया के तमाम गमों का, दुखों का, बीमारियों का इलाज मुमकिन है, लेकिन ये जो इश्क का रोग है इसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो ये जॉन डन ने अपने इस पोएम ट्विकनम गार्डन में हवाला दिया। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्सक्योरिटी का, कि जॉन डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सक्योर पोएट है। इसकी भी अलग से वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इम्तिहान में क्वेश्चन डाल दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि जॉन डन की ऑब्सक्योरिटी पे नोट लिखिए। ऑब्सक्योरिटी का मतलब है नॉट क्लियर है, यानी नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, यानी उसको तशरीह करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि इनके जो कंपैरिजन्स होते थे वो अनोखे होते थे, और इसके अलावा चौंका देने वाले होते थे, सरप्राइजिंग होते थे, दैट्स वाई दे वर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसको हम एक अहम फीचर कह सकते हैं जॉन डन की पोइट्री का, कि जॉन डन एक ऑब्सक्योर पोइट था और ऑब्सक्योरिटी से भरा हुआ था। द एलिमेंट ऑफ ऑब्सक्योरिटी कैन बी इजीली ट्रेस्ड, बड़ी आसानी से ये एलिमेंट नज़र आता है इन डॉन्स पोइट्री। हिज पोइट्री इज़ डिफरेंट टू अंडरस्टैंड, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सॉरी, और उसकी पोइट्री को समझना ज़रा मुश्किल है, बिकॉज डॉन्स कंसीट्स आर फुल ऑफ नोवेलिटी, क्योंकि जॉन डन के जो कंसीट्स हैं वो नोवेलिटी से, अनोखेपन से भरे हुए हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अनोखेपन से भरे हुए हैं, और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और भी हम इसकी दे देते हैं। नोवेलिटी का माना अनोखापन होता है। मच ऑफ हिज पोइट्री, उसकी जो ये हिज पोइट्री सेपरेट कर लीजिएगा, इज़ हार्श है, ऑब्सक्योर है, एंड पजलिंग, और पजल करने वाली है। सेंट्सबरी एक क्रिटिक है, उन्होंने जॉन डन के बारे में कहा था कि वेरी ग्रेट, कि जॉन डन जो है वो बहुत अजीम है, बट वेरी पजलिंग पोइट, लेकिन बहुत ज़्यादा पजल करने वाला, परेशान करने वाला पोइट है। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर ए कॉमन रीडर, एक आम रीडर के लिए, टू अंडरस्टैंड जॉन डन्स पोइट्री, जॉन डन की पोइट्री को समझना।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देते हैं जॉन डन के ऑब्सक्योरिटी को सिर्फ साबित करने के लिए कि किस तरह से वो अनोखा इमेज जब इस्तेमाल करता है, अनोखा कंपैरिजन इस्तेमाल करता है, अनोखा एक मेटाफर इस्तेमाल करता है, एक अनोखी सिमिली इस्तेमाल करता है, तो किस तरह से पोइट समझना मुश्किल ये हो जाता है इसको जॉन डन को। जैसे उसकी एक पोएम गुड मॉरो से मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पे देखें, इससे उसकी ऑब्सक्योरिटीज़ ज़ाहिर होती है कि यहाँ पे वो कंपैरिजन करता है अपनी बीवी की मोहब्बत को, उसको अपनी बीवी को समझा रहा है और अपनी बीवी से मुखातब होकर कहता है कि वाट एवर डाइज वाज नॉट मिक्सड इक्वली, कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ उस वक्त ख़त्म होती है जब उसका तनासब, इक्वली का माना यहाँ पे तनासब है कि जब कोई चीज़ इक्वली मिक्स नहीं होती, यानी उसका तनासब सही नहीं होता, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब इस चीज़ को उसने, इस रूल को, यानी ये जो एक दुनिया का जो कानून है, दुनिया का जो रूल है कि वट एवर डाइज बट नॉट मिक्सड इक्वली, कि जो भी चीज़ फना होती है वो इक्वली मिक्स नहीं होती, तनासब के साथ मिक्स नहीं होती है। उसने इसको किससे कंपेयर कर डाला है? अपने और अपने महबूबा की मोहब्बत से। और फिर कहता है कि एवर लव्स बी वन, और फिर कहता है कि इसी तरह अगर हमारी मोहब्बत को एक होना है, आर दाऊ एंड आई, यहाँ पे एंड भी है, या तूने और मैंने एक होना है तो लव सो लाइक, लिहाजा एक जैसी मोहब्बत करो, यकसा मोहब्बत करो, दैट नन दूर सेकंड, और फिर हमें से कोई भी सुस्ती ना करे, नन कैन डाई, और फिर हमारी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यूँ जॉन डन जो है इस तरह के आर्गूमेंटेशन करके, बहस करके और अनोखे इमेजेस इस्तेमाल करके ऑब्सक्योरिटी की तरफ चला जाता है। फाइनल कमेंट्स देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट डन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग ऑल द मेटाफिजिकल पोइट्स। ये तमाम मेटाफिजिकल पोइट्स में एक सबसे मुनफरद है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये सारी बातें जो है मैंने यहाँ पे फाइनली एक क्लोजिंग करने के लिए लिख दी हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंसीड्स, एक तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंसीड्स किया जाता है इसकी पोइट्री में, पन्स होती हैं, पैराडॉक्सेस होती हैं, ड्रामेटिक एलिमेंट होता है, आर्गुमेंटेशन होती है, एंड रीजनिंग होती है, ब्लेंडिंग ऑफ पैशन एंड थॉट मिलता है, एक्सैजरेशन मिलती है, ऑब्सक्योरिटी मिलती है, एंड कलुकल लैंग्वेज, और वो रोज़मर्रा बोलचाल मिलती है, आर द चीफ फीचर्स ऑफ डन्स मेटाफिजिकल पोइट्री। और यही जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री के इंपॉर्टेंट फीचर्स है। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपको जॉन डन की पोइट्री को समझने में, मेटाफिजिकल पोइट्स को समझने में, और इसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्री को समझने में कि उसके फीचर, करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके जो कॉन्सीट्स का जो सवाल है और या इसका जो ऑब्सक्योरिटी वाला सवाल है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।